हेलो व्यूअर्स, एंटेनाइट माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर अनामिका जैन, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एसपी पॉलिटेक्निक कॉलेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है डायपोल एंटेनास। The course objective is to know about basics of dipole antenna, and the learning outcome is to understand basic concepts of dipole antennas and effect of ground on antenna's performance. That is the dipole antenna. Now, what is an antenna? Antenna is also known as aerial, और एंटेना या जो एरियल होता है, इट इज अ ट्रांसड्यूसर और यू कैन कॉल इट एज अ डिवाइस इन वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसे हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड वाइस वर्सा। एंटेना दो पर्पस के लिए यूज होता है। जब वो ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं हम उसको, तो उसको हम ट्रांसमिटिंग एंटेना बोलते हैं। ट्रांसमिटिंग एंटेना इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा और उनको रेडिएट करेगा। रिसीविंग एंटेना जो होता है वो रिसीविंग एंटेना रिसेप्शन के लिए यूज होता है, और इस रिसीविंग एंटेना के थ्रू हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव्ड बीम में कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जब हम टू वे कम्युनिकेशन यूज करते हैं तो टू वे कम्युनिकेशन में एक ही एंटेना को हम ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों पर्पस के लिए यूज करते हैं। जब किसी एंटेना को हम यूज करते हैं तो उसे ट्रांसमिशन या रिसेप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एंटेना की यदि प्रॉपर्टीज अनचेंजेबल है तो उसको हम रेसिप्रोसिटी बोलते हैं। जो रेसिप्रोसिटी है उसके अंडर में जो आप प्रॉपर्टीज है एंटेना की जो इक्वल होनी चाहिए, वो है डायरेक्शनल पैटर्न, डायरेक्टिविटी, इफेक्टिव लेंथ और एंटेना इम्पीडेंस। यहाँ आप देख सकते हैं, जब हम एंटेना ए को ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं और एंटेना बी को रिसेप्शन के लिए यूज कर रहे हैं, यदि हम इन दोनों के फंक्शन को एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब एंटेना बी को यदि हम ट्रांसमिशन के लिए और एंटेना ए को रिसेप्शन के लिए यूज करते हैं, तो इनके रेडिएशन पैटर्न में कोई अंतर नहीं आएगा, ना ही इनके फंक्शन में आएगा अंतर, और ना ही इनसे जो रिसीविंग सिग्नल हमको मिल रहा है वो हमारा सिग्नल सेम होगा दोनों केसेस में। आइसोट्रोपिक एंटेना एक्चुअली एक एंटेना होता है जो हम रेफरेंस के तौर पर इसको यूज करते हैं जब भी हम दूसरे जो प्रैक्टिकल एंटेनास हैं उनकी प्रॉपर्टीज को एनालाइज करते हैं या उन्हें कैलकुलेट करते हैं। ये जो एंटेना होता है आइसोट्रोपिक एंटेना, ये फिजिकल या रियलाइजेबल नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। आइसोट्रोपिक एंटेना में जो हमारा सोर्स होता है वो एक पॉइंट सोर्स होता है, जिसे हम इस पर्टिकुलर स्फीयर के सेंटर पर लोकेट करते हैं, और जब सेंटर पर उस पॉइंट सोर्स को लोकेट करते हैं तो इससे जो रेडिएशन हमको मिलता है वो रेडिएशन उसकी इंटेंसिटी इक्वल होती है इन ऑल डायरेक्शन। और ये जो इंटेंसिटी होती है ये मतलब हमारे मेजरमेंट हम किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। मतलब हम या तो यहाँ से मेजर करें या लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, अपर से, लोअर से, या किसी पर्टिकुलर एंगल पर जो रेडिएशन इंटेंसिटी होगी वो सारे डायरेक्शन में सेम होगी। आइसोट्रोपिक एंटेना के अलावा जो दूसरे रेडिएशन पैटर्न होते हैं जो फिजिकली रियलाइजेबल होते हैं और जिन एंटेनास को नॉर्मली हम यूज करते हैं वो पैटर्न है हमारे। आइसोट्रोपिक पैटर्न तो हमारा एक रेफरेंस पैटर्न है। इसके अलावा हमारे पास में पैटर्न होता है ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न। ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न जो होता है एक्चुअली ये एक डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शनल पैटर्न है, लेकिन ये डायरेक्शनल है एक पर्टिकुलर प्लेन में। मतलब जैसे ये जो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका जो पैटर्न है वो ओमनी डायरेक्शनल है। मतलब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन से सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में जाएंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, मतलब रिसेप्शन हमारा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से हमको सिग्नल रिसीव नहीं होगा। डायरेक्शनल पैटर्न जो होते हैं, डायरेक्शनल पैटर्न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही सिग्नल को रिसीव करेंगे और इसमें एच प्लेन या ई प्लेन का कोई अंतर नहीं होता है। मतलब जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन से सिग्नल आ रहा है सिर्फ उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से हमको सिग्नल रिसीव होगा। जो हमारे एंटेनास होते हैं, एंटेनास को हम अलग तरीके से बहुत मतलब हमारे पास में कुछ पर्टिकुलर जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसके बेसिस पर हम एंटेनास को अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑपरेशन है, उस पे बेसिस पर हम एंटेनास को अलग अलग टाइप में डाल सकते हैं, और जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग भी एंटेना को क्लासीफाई किया जा सकता है। जैसे मोड ऑफ एप्लीकेशन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो हम एंटेना के यूज कर रहे हैं, रेडार कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं,
ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें अलग अलग तरीके के एंटेना इस केस में यूज करना पड़ेंगे। सिमिलरली जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर आपका एंटेना का किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें एंटेना का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग तरीके का होगा। अब जो एंटेनास हैं नॉर्मली फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपके पास में ये एंटेनास हमको मिलेंगे, वायर एंटेना, एपर्चर, रिफ्लेक्टर, लेंस, माइक्रोस्ट्रिप या एरे एंटेनास। जो वायर एंटेनास होते हैं एक्चुअली इनमें जो हम एलिमेंट यूज करते हैं वो हमारा वायर होता है, वायर से ही इसको डिराइव किया जाता है। और इस वायर से जो बनने वाला एंटेना है वो हमारे हैं डाइपोल, मोनोपोल, हेलिक्स या लूप एंटेना। इन एंटेनास को हम अलग अलग एप्लीकेशंस पे यूज करते हैं। नॉर्मली इनको पर्सनल एप्लीकेशंस, बिल्डिंग, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स, स्पेसक्राफ्ट्स में यूज किया जाता है। एपर्चर एंटेना जो होते हैं वो हमारे वेवगाइड से ओरिजिनेट होते हैं नॉर्मली। तो वेवगाइड ओपनिंग जैसी है हॉर्न एंटेना है, इसको हम एपर्चर एंटेना बोलेंगे और इसको हम फ्लश माउंटेड एप्लीकेशन या एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट में इसको यूज करते हैं। रिफ्लेक्टर एंटेनास जो होते हैं उनमें हम रिफ्लेक्टर का यूज करते हैं, तो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर या कॉर्नर रिफ्लेक्टर इसके एग्जांपल है। और इसको हम नॉर्मली माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट ट्रैकिंग या रेडियो एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं। लेंस एंटेना जो होते हैं जब हम हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो हम लेंस एंटेना यूज करेंगे। ये हमारे कॉन्वेक्स प्लेन, कॉनकेव प्लेन, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंसेज हो सकते हैं। माइक्रो स्ट्रिप एंटेना जो होते हैं इनको नॉर्मली हम माइक्रो फ्रीक्वेंसीज पर यूज करते हैं, माइक्रोवेव के लिए यूज करते हैं। और ये हमारे सर्कुलर शेप या रेक्टेंगुलर शेप के फॉर्म में होंगे, जिसको हम ग्राउंड प्लेन पर मेटालिक पैच बनाकर इनको हम माउंट करते हैं। इन एंटेनास की जो एप्लीकेशन होती है वो एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, मिसाइल्स, कार्स या मोबाइल फोन वगैरह में हम इनको यूज करते हैं। एरे एंटेनास जो होते हैं इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज करते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज करके हम एक एरे फॉर्म करते हैं। उस एरे को हम हाई गेन एप्लीकेशन के लिए नॉर्मली यूज करते हैं। तो इसके एग्जांपल है यागियोडा एंटेना, माइक्रोस्ट्रिप पैच एरे, अपर्चर एरे या स्लॉटेड वेव गाइड एरे। जो वायर एंटेनास होते हैं उनमें नॉर्मली दो क्लासिफिकेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द वायर। जब हम एंटेनास को लॉन्ग वायर एंटेना जो हमारा होगा उसमें हम नंबर ऑफ डायपोल्स यूज करते हैं और जो नंबर ऑफ डायपोल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ डिसाइड होती है। तो यदि आपकी जो लेंथ है वायर की वो यदि n टाइम्स है λ/2 के, तो ये एक लॉन्ग वायर एंटेना होगा। लॉन्ग वायर एंटेना जो होते हैं वो हमें दो तरीके के मिलेंगे, एक तो हमें रेजोनेंट एंटेना मिलेगा या नॉन रेजोनेंट एंटेना मिलेगा। रेजोनेंट एंटेना में एक्चुअली किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही ये रेजोनेट करेंगे, तो इसलिए इसमें हमें स्टैंडिंग वेव मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर रेजोनेट हो रहा है, जो हमारा एंटेना है वो मैच्ड नहीं है मतलब लोड इम्पीडेंस से, तो यहाँ पर हमको फॉरवर्ड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों मिलेगी। इसके कारण यहाँ पर स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी। ये जो एंटेनास होंगे रेजोनेंट एंटेनास, ये पीरियडिक होंगे नेचर में, क्योंकि हमें यहाँ पर दो तरीके की वेव मिल रही है, फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव। तो इसके कारण जो हमारा एंटेना होगा इसका जो पैटर्न बनेगा वो बाई डायरेक्शनल पैटर्न बनेगा। इस एंटेना में जो लेंथ और एंटेना की जो लेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी एक दूसरे के। मगर यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एंटेना की लेंथ बढ़ेगी, लेंथ अगर एंटेना की कम करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी सिमिलरली कम होगी। दूसरे होते हैं नॉन रेजोनेंट एंटेनास। नॉन रेजोनेंट एंटेनास जैसे कि इसमें इससे मतलब नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये जो एंटेनास होते हैं इनमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं होती है आपको। इसमें जो हमारा इम्पीडेंस होता है मतलब जो एंटेना होता है उसको हम एक मैच्ड इम्पीडेंस से टर्मिनेट करते हैं। जब मैच्ड इम्पीडेंस से टर्मिनेट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमको वेव मिलेगी, मतलब फॉरवर्ड वेव मिलेगी, रिफ्लेक्टेड वेव नहीं मिलेगी। इसके कारण यहाँ स्टैंडिंग वेव हमको नहीं मिलेगी। ये जो नॉन रेजोनेंट एंटेनास होते हैं ये नॉन पीरियडिक होते हैं और चूंकि हमें यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड भी मिल रही है तो जो हमारा पैटर्न होगा वो यूनिडायरेक्शनल पैटर्न होगा, क्योंकि सिर्फ हमें फॉरवर्ड वेव के कारण ही पैटर्न मिलेगा। जब इस नॉन रेजोनेंट एंटेनास में यदि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो जो लेंथ होती है एंटेना की वो कम हो जाती है। इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि जो लेंथ होती है एंटेना की और जो फ्रीक्वेंसी होती है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो लॉन्ग वायर एंटेनास होते हैं ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और इनको हम यूज करते हैं नॉर्मली वी शेप्ड एंटेना बनाने के लिए या फिर रोम्बिक एंटेनास के कंस्ट्रक्शन में इनको यूज करते हैं। नाउ जो हाफ वेव डाइपोल एंटेना होता है उसको हम किस तरह से वो इवॉल्व हुआ,
इसका देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक ट्रांसमीटर है और ट्रांसमीटर में आपने λ/4 लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट की हुई है, जो आपका जो लोड एंड है उस पर ओपन सर्किटेड है। यदि इस पर्टिकुलर लाइन को हम यूज करते हैं ट्रांसमीटर के साथ में, तो जो ट्रांसमिटिंग हमारी एनर्जी होती है वो ओपन एंड से रेडिएट होना शुरू हो जाती है। यदि हम इस पर्टिकुलर मतलब एलिमेंट को या जो ट्रांसमिशन लाइन है इसको रेडिएशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि जो हमारा रेडिएशन है वो इंक्रीज हो जाए। तो इस रेडिएशन को इंक्रीज करने के लिए यदि मान लीजिए आप ये जो आपके दोनों एंड हैं, जो आपका λ/4 लाइन के जो दो एंड हैं, इनको यदि हम फ्लेयर आउट करते हैं और फ्लेयर आउट करते हुए यदि इसको हम 90 डिग्री पर बेंड कर देते हैं, तो जो हमें रेडिएशन मिल रहा है वो मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा। और मैक्सिमम रेडिएशन मिलने के साथ में ही जो हमारे पास में सिग्नल है, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर λ/4 लेंथ की ये वाली ट्रांसमिशन लाइन जिसको हमने 90 डिग्री पर बेंड किया है, दूसरा आपका पैरेलल वायर की लाइन है, उसमें जो दूसरा वायर है उसको भी हमने, उसकी भी लेंथ λ/4 है, इसको भी हमने 90 डिग्री पर बेंड किया है। तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ हमको मिल रही है वो λ/2 लेंथ मिल रही है। इसी को हम हाफ वेव डाइपोल बोलते हैं। इसका इम्पीडेंस नॉर्मली इनपुट इम्पीडेंस होता है 73 ओम अप्रोक्सीमेटली। ये दोनों एंटेना कंडक्टर है, इसको हम ट्रांसमिशन लाइन से यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। अब जो हमारे पास में लॉन्ग वायर एंटेनास हमने देखे, शॉर्ट वायर एंटेनास जो होते हैं वो बेसिक टाइप ऑफ वायर एंटेनास होते हैं। मतलब इसमें जो हमारी लेंथ होगी, जैसे लॉन्ग वायर एंटेनास में जो लेंथ थी वो काफी ज्यादा थी, nλ/2 थी, वैसे ही शॉर्ट वायर एंटेनास में जो लेंथ होगी एंटेना की वो काफी कम होगी। और काफी कम लेंथ रखने का जो रीजन है वो ये है कि आपके पास में हमें जो एंटेना है उसमें गुड डायरेक्शनल पैटर्न चाहिए, और दूसरा जो हमारा एंटेना है, मान लीजिए ये हमारा एंटेना है, तो इस एंटेना को हमें कोएक्सियल केबल जिससे हम इसको इनपुट दे रहे हैं उस पर्टिकुलर कोएक्सियल केबल से इसको मैच करना चाहिए। तो नॉर्मली जो हमारे पास में कोएक्सियल लाइन होती है उनका इंपीडेंस 50 ओम से लेकर 75 ओम तक होता है। तो जो एंटेना होते हैं, जो डाइपोल एंटेना होते हैं, इनकी लेंथ को हम इस तरीके से चेंज कर देते हैं। मतलब इनकी लेंथ हम λ/4 से लैम्डा के बीच में रखेंगे, ताकि जो हमको इम्पीडेंस मिले वो इस पर्टिकुलर रेंज में मिले, ताकि ये जो आपके पास में एंटेना हम डिराइव कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एंटेना इस कोएक्सियल लाइन से मैच करे। तो जो टाइप ऑफ शॉर्ट एंटेनास होते हैं ये अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर लेंथ, इस पर्टिकुलर लेंथ में होंगे λ/4 से लैम्डा की रेंज में। तो इन एंटेनास में हमको हाफ वेव डाइपोल मिलेगा, हाफ वेव फोल्डेड डाइपोल, फुल वेव डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल या मोनोपोल। इन जो एंटेना होते हैं नॉर्मली, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि इनको हमने जो λ/4 ट्रांसमिशन लाइन है उसको 90 डिग्री पर बेंड करके उससे डाइपोल बनाया है। उस पर्टिकुलर डाइपोल में जो यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं दो एंड, ये दोनों पोल हैं, और जो दोनों दो पोल हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, इसलिए इसको हम डाइपोल बोलते हैं। और इस डाइपोल पर यहाँ पर ये जो दो पॉइंट है इन पर वोल्टेज जो होगा वो मैक्सिमम होगा और जो करंट होगी वो मिनिमम होगी। सेंटर पे जो वोल्टेज होगा वो मिनिमम होगा और जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी। अब यदि हम मान लीजिए λ/2 लेंथ का वायर यूज करते हैं, तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो अप्रोक्सीमेटली 73 ओम होगा और इसकी जो डायरेक्टिविटी होगी वो 1.643 करीब होती है। अब जो हाफ वेव डाइपोल एंटेना होते हैं, इनमें जैसे कि हमने पहले देखा कि इनकी जो एंटेना है इनकी लेंथ होगी हाफ वेव लेंथ, इसलिए इनको हम हाफ वेव डाइपोल बोलते हैं। और ये जो एंटेना होते हैं ये एक्चुअली बैलेंस कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होगा कि जो वोल्टेज होगा इन दोनों एंड पर बराबर होगा और इक्वल होगा। जैसे आप यहाँ देखिएगा जो वोल्टेज है वो इक्वल है और बराबर है, और जो करंट है वो दोनों एंड पर 0 है। तो जो वोल्टेज और करंट है वो चूंकि हमारे इक्वली डिवाइडेड है, मतलब बैलेंस्ड है हमको, इसलिए इसको हम बैलेंस्ड कंपोनेंट बोलेंगे। और इसमें जो हम यूज करेंगे ट्रांसमिशन लाइन इसको फीड करने के लिए, वो भी बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम इसको फीड कर सकते हैं। तो फीडिंग की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। फिजिकली अगर आप देखेंगे तो ये एंटेना आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर ये एंटेना है जिसको हमने क्या किया है, 72 ओम की जो कोएक्सियल केबल है उससे कनेक्ट किया हुआ है। हाफ वेव डाइपोल एंटेना की कुछ और प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इस पर्टिकुलर डाइपोल एंटेना को हम हर्ट्ज एंटेना भी बोलते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है वो λ/2 होगी। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑपरेशन नॉर्मली 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज पर होगी। तो रेडियो रिसीवर्स में नॉर्मली इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर हम हाफ वेव डाइपोल एंटेना यूज करेंगे। इनकी जो डायरेक्टिविटी होती है वो 2.15 dBi होगी, जो रीजनेबली गुड होती है।
इसका जो रेडिएशन पैटर्न होगा, रेडिएशन पैटर्न इसका नॉर्मली हम बोलते हैं कि ओमनी डायरेक्शनल होता है। ओमनी डायरेक्शनल मतलब ये पैटर्न एच प्लेन में इसका जो पैटर्न होगा वो ओमनी डायरेक्शनल होगा। और जो आप मतलब ई प्लेन में देखेंगे तो ई प्लेन में आपको जो पैटर्न है 8 पैटर्न मिलेगा आपको, फिगर ऑफ 8 टाइप का पैटर्न यहाँ पर हमको मिलता है। तो ये अगर आप इस पर्टिकुलर पैटर्न को 3D व्यू में देखेंगे तो 3D व्यू में आपको इस तरीके का पैटर्न दिखेगा। ये एक डगनट शेप का पैटर्न है, जिसको यदि आपने इसका सेक्शनल व्यू देखेंगे, आपने इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू अपने आप का देखा तो यहाँ पर आपको फिगर ऑफ 8 मिल जाएगा। ये फिगर ऑफ 8, इस पर्टिकुलर एंटेना को यदि आप सामने से देख रहे हैं तो आपको फिगर ऑफ 8 मिलेगा। यदि आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा। इस पर्टिकुलर एंटेना के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो 73 प्लस जे 42.5 होगा। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक रिएक्टिव कंपोनेंट है जो इस पर्टिकुलर एंटेना के साथ में होगा। एडवांटेजेस जो हैं वो है कि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है ये सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है नॉर्मली उससे अच्छे से मैच कर जाता है, इसलिए ये एंटेना काफी पॉपुलर है। इसमें जो लेंथ होगी वो रीजनेबल होती है, काफी ज्यादा नहीं होती है, मतलब बड़ा नहीं होता है। इसको फिजिकली रियलाइज मतलब ये फिजिकली रियलाइजेबल है, आप इसको फिजिकली बना सकते हो। और जो आपकी लेंथ होती है इसके कारण इसकी जो मतलब लेंथ के कंपैरिजन में इसकी जो डायरेक्टिविटी है वो ठीक है, मतलब मैच करती है उससे। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, अगर आप सिंगल एलिमेंट इसको यूज करोगे डायपोल एंटेना को, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसको हमें किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है, मतलब जैसे आप अरेज है, अरेज वगैरह के साथ में इसको आप यूज करेंगे तो आपको इसका काफी मतलब इफेक्टिव आपको रेडिएशन पैटर्न इसका मिलेगा। एप्लीकेशन जो होती है नॉर्मली रेडियो रिसीवर्स में या टेलीविजन रिसीवर में हम इसको यूज करते हैं। और जो इसकी एप्लीकेशन है वो अलग दूसरे एंटेनास के साथ में इसकी ज्यादा है। अब आता है हमारा शॉर्ट डायपोल। जो शॉर्ट डायपोल होता है, यदि हम एंटेना की लेंथ λ/2 से भी कम कर देते हैं, मतलब यदि मान लीजिए आपका जो एंटेना है उसकी लेंथ λ/10 है तो ये जो आपका एंटेना होगा, इस एंटेना को हम शॉर्ट डायपोल बोलते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ऑपरेशन की वो है 3 किलोहर्ट्ज थी 30 मेगाहर्ट्ज। नॉर्मली लो फ्रीक्वेंसी रिसीवर्स के लिए हम इसको यूज करेंगे। इसका जो एक एंड होता है इसको हम ओपन सर्किट रखते हैं और दूसरे एंड से हम जो भी हमारा सोर्स वोल्टेज है उसको हम फीड करते हैं। यहाँ इसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो हमारा हाइब्रिड डाइपोल की तरह ही होगा, मतलब ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न होगा टॉप व्यू में। और जो अगर आप फ्रंट से देखते हैं आपको तो ये आपको फिगर ऑफ 8 टाइप का पैटर्न मिलेगा। ये जो एंटेनास होते हैं इनको बनाना काफी इजी होता है, कंस्ट्रक्शन इनका इजी होता है। और क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, इसमें जो पावर डिसिपेशन होता है वो तो ज्यादा होता है लेकिन इसकी इफिशियंसी फिर भी हाई होती है। डिसएडवांटेज क्या होंगे कि इसमें जो रजिस्टिव लॉसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, पावर डिसिपेशन चूंकि ज्यादा होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो इसमें ज्यादा होगा, रेडिएशन इसमें कम मिलेगा हमको, इसकी जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है वो कम मिलती है, इसलिए ये उतने ज्यादा इफिशिएंट नहीं होते हैं जितने बाकी दूसरे एंटेनास होते हैं। इन एंटेनास को नॉर्मली हम नैरो बैंड एप्लीकेशन के यूज करेंगे। नैरो बैंड मतलब कि आप फ्रीक्वेंसी रेंज अगर आप बैंडविड्थ यूज कर रहे हो तो काफी कम रेंज की फ्रीक्वेंसीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इसको हम ट्यूनर सर्किट्स के लिए यूज करते हैं। इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल। इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल में मतलब शॉर्ट डाइपोल की लेंथ को यदि आप और कम कर देते हो, मतलब अगर आपने λ/50 इसकी लेंथ कर दी है तो इस वाले डाइपोल को हम इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल बोलेंगे। इसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है नॉर्मली ये मतलब ऑलमोस्ट जितने भी हमारे डाइपोल है, जैसे शॉर्ट डाइपोल हुआ, इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल हुआ, इन सब का रेडिएशन पैटर्न सेम होता है जैसे हाफ वेव डाइपोल का होगा। मतलब ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न मिलेगा हमको एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ई प्लेन में अगर आप देखेंगे तो फिगर ऑफ 8 पैटर्न मिलेगा। इसके बाद आता है आपका फुल वेव डायपोल। यदि आपने जो लेंथ रखी है डायपोल की, यदि आपने उसको इक्वल्स टू लैम्डा कर दिया, मतलब ये आपकी जो लेंथ है एंटेना की, अगर ये इक्वल्स टू लैम्डा है तब हमको जो एंटेना मिलेगा वो होगा हमारा फुल वेव डायपोल। ये फुल वेव डायपोल होता है, इसमें आप देखिएगा कि जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर आपका जो रेडिएटिंग एलिमेंट है इस पर जो करंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इक्वल एंड अपोजिट है। सिमिलरली जो दूसरा आपका रेडिएटिंग एलिमेंट है इसमें भी आपकी सिमिलरली पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड मिल रही है करंट। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर
जो पॉजिटिव के कारण जो रेडिएशन मिल रहा था करंट के कारण, और जो नेगेटिव करंट के कारण जो रेडिएशन मिल रहा था, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो नॉर्मली इस पर्टिकुलर एंटेना से हमको कोई रेडिएशन पैटर्न नहीं मिलता है, इसका कोई डायरेक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि रेडिएशन पैटर्न नहीं है तो डायरेक्टिविटी नहीं होगी और हमारे पास में कोई गेन नहीं होता। सिंपली इन एंटेनास को यूज करके हमको हीट डिसिपेशन ही मिलेगा, हमारी जो पावर होगी वो वेस्ट होगी, क्योंकि इसमें रेडिएशन पैटर्न, डायरेक्टिविटी और गेन कुछ भी नहीं हमको मिल रहा है। इसके बाद आते हैं क्वार्टर वेव एंटेना या मोनोपोल एंटेना। जो क्वार्टर वेव एंटेना होते हैं उनको भी हम हाफ वेव डाइपोल एंटेना से बना सकते हैं। यदि मान लीजिए आप हाफ वेव डाइपोल जो है आपका λ/2 जिसकी लेंथ है, उसकी लेंथ आप आधी कर देते हो, आधी कर देते हैं मतलब हाफ कर देते हैं आप, तो आपको जो एंटेना मिलेगा वो मोनोपोल एंटेना मिलेगा। और इसकी जो लेंथ होगी वो λ/4 होगी, मतलब एक पर्टिकुलर जो रेडिएटिंग एलिमेंट था उसको हमने यूज किया हुआ है यहाँ पर, दूसरा एलिमेंट को हमने कट कर दिया है। अब ये जो आपके एंटेना है इसमें नॉर्मली जो फीड हम करते हैं कोएक्सियल केबल के थ्रू करेंगे, तो एक पॉइंट आपका जाएगा एंटेना के लिए और दूसरा पॉइंट जाएगा ग्राउंड के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो सोर्स है, इस सोर्स का एक पॉइंट हमने एलिमेंट जो आपका क्वार्टर वेव एंटेना है उसको दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट जो है सोर्स का उसको हमने ग्राउंड प्लेन से कनेक्ट किया हुआ है। ये जो एंटेना होते हैं इनमें नॉर्मली जो रेडिएशन हम पैटर्न हमको मिलता है वो लगभग हाफ वेव डाइपोल की तरह ही मिलेगा। वो कैसे मिलता है? एक्चुअली ये जो हमारा ग्राउंड प्लेन है ये एक मिरर की तरह वर्क करेगा, और इस मिरर के कारण यहाँ पर इमेज बनती है जो इस λ/4 की लेंथ के बराबर होती है, जो बिलो दी ग्राउंड होगी। तो हमें जो पैटर्न मिलेगा एक्चुअली वो λ/2 लेंथ के बराबर ही मिलेगा, जो आधा ग्राउंड के ऊपर होगा और आधा ग्राउंड के नीचे होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो रेडिएशन पैटर्न हमको मिल रहा है वो ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न मिल रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न है इस पर्टिकुलर एंटेना का। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये पैटर्न आपको इस तरह से ओमनी डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप सामने से देखेंगे तो ये आधा है जो हमारा डायरेक्शनल पैटर्न, मतलब जो हमें हाफ वेव डाइपोल एंटेना का पैटर्न मिल रहा था उससे जस्ट आधा है। इसमें जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो हो जाता है आधा। जैसे हाफ वेव डाइपोल हमने जो यूज किया था उसका आधा यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस हो जाएगा। तो जो हमारा हाफ वेव डाइपोल था उसका इम्पीडेंस था लगभग 73 ओम, तो यहाँ पर जो हमको इसका इनपुट इम्पीडेंस मिलेगा वो 36.5 ओम अकेला मिलेगा, मतलब आधा। जो डायरेक्टिविटी होती है, डायरेक्टिविटी अगर आप मेजर करोगे तो क्वार्टर वेव जो आपका मोनोपोल एंटेना है इसकी डायरेक्टिविटी जस्ट डबल होती है, क्योंकि हम जो करंट यूज कर रहे हैं वो करंट सिर्फ हमारी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो दूसरा मतलब जो दूसरा एलिमेंट था उसमें करंट फीड ही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर हमको जो डायरेक्टिविटी होती है वो जस्ट डबल होती है। इन एंटेनास को नॉर्मली चूंकि ये एंटेना सिंगल एंडेड होते हैं, यहाँ हमको सिर्फ सिंगल एंड से फीड करना है, तो नॉर्मली जो सिंगल एंडेड ट्रांसीवर होते हैं उनमें इंटरफेसिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इन एंटेनास को मतलब ये एंटेना एक तरीके के विप एंटेना है जैसे आप यहाँ देख सकते हो, और इनको क्योंकि इनका जो एंटेना का रेडिएशन पैटर्न होता है ये एक विप के शेप का होता है, इसलिए इनको हम नॉर्मली विप एंटेना भी बोलते हैं। अब जो आपके पास में एंटेना, जैसे हमने देखा मोनोपोल एंटेना में हमने जो भी एंटेनास माउंट किए हैं उनको हमने ग्राउंड पर माउंट किया है, और ये मान के चले हैं हम कि जो हमारा ग्राउंड है वो परफेक्ट कंडक्टर है। लेकिन जो हमारा ग्राउंड है वो परफेक्ट कंडक्टर हो ना हो जरूर, मतलब परफेक्ट कंडक्टर हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो जब हम वर्टिकल रेडिएटर यूज कर रहे हैं और हम ग्राउंड को मतलब ग्राउंड पर उन पर्टिकुलर रेडिएटर को माउंट कर रहे हैं, तो हमारा जो ग्राउंड है उसकी कंडक्टिविटी बहुत मैटर करती है। तो कई जगह हमको ग्राउंड कंडक्टिविटी मिल जाती है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां हमें ग्राउंड कंडक्टिविटी प्रॉपर नहीं मिलती है वहां पर हमको आर्टिफिशियल ग्राउंड कनेक्ट करना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल ग्राउंड बनाने के लिए हम दो तरीका यूज करते हैं, या तो हम ग्राउंडिंग स्क्रीन यूज करेंगे, दूसरा हम करते हैं काउंटर पॉइज यूज करते हैं। तो जो ग्राउंडिंग स्क्रीन होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क बना लेते हैं जो वायर्स का नेटवर्क होता है, और इस नेटवर्क को हम क्या करते हैं एंटेना के नीचे माउंट करते हैं। जैसे ये आपके पास में एंटेना है तो इसके नीचे हमने ये वायर का एक नेटवर्क बनाया, और इस वायर के नेटवर्क को हम इस एंटेना के नीचे माउंट करेंगे। ये जो एंटेनास के जो रेडियस होते हैं नॉर्मली इनको हम 15 से 30 सेंटीमीटर बिलो ग्राउंड इनको हम माउंट करते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपका जो व्हील होता है, व्हील में जो स्पोक्स होते हैं उस तरीके का एक पैटर्न हमको यहाँ पर मिल जाता है। ये जो नॉर्मली रेडियल्स आपको दिख रहे हैं ये रेडियल्स
इनकी जो लेंथ होती है वो λ/2 से लेकर λ/4 के बीच में वेरी करेगी। और जब हम इसकी स्क्रीन बनाते हैं तो हम लगभग 120 वायर्स ऐसे यूज करते हैं। मतलब जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि इनकी जो लेंथ है वो λ/4 से लेकर λ/2 तक वेरी करेगी। और ये आपके नंबर, मतलब इनका जो नंबर होगा, रेडियल्स, नंबर ऑफ रेडियल्स इज इक्वल टू 120 लगभग। तो इसको जो ये एक मास्ट से कनेक्टेड है। अब ये जो आपके पास में रेडियल होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, मतलब ये जो रेडियल्स हैं, इन रेडियल्स को हम करीब करीब λ/2 लेंथ पर एक जो आपके पास में कंडक्टर है उससे इन सबको ज्वाइन कर देते हैं। और इस कंडक्टर को ज्वाइन करने के बाद में ये जो आपके पास में मेटेलिक रॉड आपको दिख रही है, मतलब ये जो रेडियल्स दिख रहे हैं, इन रेडियल्स को हम जो आपके पास में ग्राउंड है उसमें मतलब जो मिट्टी है उसमें हम इसको दबा देते हैं। तो जो मेटल स्टैक है उसके थ्रू हम इसको दबा देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी ये ग्राउंड स्क्रीन तैयार हो जाती है। इस ग्राउंड स्क्रीन को नॉर्मली हम मीडियम फ्रीक्वेंसीज पर जब हम एंटेनास को माउंट करते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। और जब मतलब मीडियम फ्रीक्वेंसीज पर नॉर्मली λ/4 लेंथ के कम लेंथ के जो एंटेनास होते हैं उसको, उनमें हम इसको यूज करते हैं। और ऐसे प्लेसेस पर यूज करते हैं जहां पर सॉइल की जो कंडक्टिविटी होती है वो पुअर होती है। जब हम ऐसी जगह होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो हमने ग्राउंड के अंदर उसको माउंट कर दिया, लेकिन मान लीजिए कई कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम ग्राउंडिंग स्क्रीन को नहीं मतलब वहां पर हम आर्टिफिशियल ग्राउंडिंग स्क्रीन के थ्रू नहीं उसको ला पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर काउंटर पॉइज यूज करते हैं। तो जो काउंटर पॉइज होता है वो भी सिस्टम होता है एक रेडियल्स का, जिसको हम ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट करते हैं। ये इंसुलेटेड रहता है, ये काउंटर पॉइज आपको दिख रहा है। तो ये काउंटर पॉइज जो होता है ये इंसुलेटेड होता है, मतलब ग्राउंड के ऊपर रखते हैं लेकिन ग्राउंड से ये इंसुलेटेड होता है। और इसको हम क्या करते हैं, मेटल रॉड से इसको कनेक्ट करते हैं। और ये जो मेटालिक रॉड होती हैं, ये मेटालिक रॉड जैसे आप यहाँ देख रहे हो रेडियल्स, ये ऐसे मटेरियल की बनी होती हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस कम होता है। तो इन जो आपके पास में ये जो काउंटर पॉइज है, इसको हम नॉर्मली ऐसे एरिया में माउंट करते हैं जहां पर ग्राउंड की कंडक्टिविटी होती तो है लेकिन कम होती है, जैसे कि रॉक है, माउंटेन्स है, या बिल्डिंग का टॉप है, वहां पर हम इनको माउंट करते हैं। तो इस तरह से हम आर्टिफिशियल ग्राउंड बना के जो ग्राउंड है उसका इफेक्ट यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। तो ये आपके पास में दिख रहा है, ये क्वार्टर वेव वर्टिकल रेडिएटर है और यहाँ पर हमने ये ग्राउंड प्लेन बनाया हुआ है थ्रू दी ग्राउंडिंग स्क्रीन, इस तरीके से। अब ये जो ग्राउंड है एक्चुअली उसका एंटेना के पैरामीटर्स पर क्या फर्क पड़ता है। तो जो एंटेना होते हैं उनका मतलब जो ग्राउंड है उसका एंटेना पर फर्क तब पड़ता है जब एंटेना की जो हाइट है वो इस पर्टिकुलर ग्राउंड से कुछ वेवलेंथ पर हो। मतलब अगर आपके पास में ये एंटेना काफी ज्यादा हाइट पर माउंटेड है तब ग्राउंड का उतना असर नहीं होता है। दूसरा, HF मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रेंज तक तो ये हमारे काम के हैं, लेकिन अगर आप VHF फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेंज पर जा रहे हो तो ग्राउंड का उतना असर नहीं पड़ता है। नॉर्मली जो ग्राउंड होता है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। तो जो हमारे पास में असर पड़ेगा, मतलब जब हमारे पास में ग्राउंड हम यूज करेंगे तो हमारे पास में ग्राउंड के अलग अलग वो आएगा। जैसे मतलब आपने देखा कि यहाँ पर आपका जो ग्राउंडेड एंटेना है इसके कारण हमारा रेडिएशन पैटर्न ये है, लेकिन आप अगर उसको ग्राउंडेड एंटेना करेंगे तो आपके पास में ये पैटर्न जो होगा ये लिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा। तो जो ग्राउंडेड एंटेना है इसमें हमें दो टाइप के मिलेंगे, या तो आपने जो एंटेना माउंट किया है वो ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस पर किया, कुछ हाइट पर किया हुआ है, तो हमको ये इमेज मिल रही है लेकिन वो थोड़ी डिस्टेंस पर है। तो इस तरीके से जो हमारा एंटेना है वो एरे बन जाती है यहाँ पर। दूसरा एंटेना है जिसको आपने ग्राउंड पर ही डायरेक्ट माउंट कर दिया है। तो ग्राउंड पर जब आपने इसको माउंट कर दिया तो ये एंटेना जो है इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा, मतलब इसकी इमेज जो बनेगी वो ग्राउंड में, तो इसके कारण ये जो आपके पास में एंटेना बन रहा है ये इसकी फुल लेंथ होगी और इसकी एक्चुअल लेंथ ये है, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो इसका जो रेडिएशन पैटर्न होगा वो इस पर्टिकुलर लेंथ के अकॉर्डिंग इसका रेडिएशन पैटर्न हमको मिलेगा। तो जो थ्योरेटिकल एनालिसिस जब हम करते हैं तब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास में जो ग्राउंड प्लेन है वो हमारा इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन है, लेकिन एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल टिल्ट है उसके कारण जो हमें ग्राउंड मिलता है वो हमें परफेक्ट मतलब कंप्लीट इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन नहीं मिलता है। लेकिन जितना ज्यादा बड़ा ग्राउंड प्लेन होगा उतना ही ज्यादा एंटेना की जो परफॉर्मेंस होगी वो बेटर होगी।
अब हमारे पास में ये एंटेनाज है, जो ग्राउंडेड एंटेना है। जैसे हमने आपको बताया कि जो एंटेना है, अगर आपने मार्कोनी एंटेना लिया हुआ है, मार्कोनी एंटेना एक्चुअली λ/4 वेवलेंथ का जो एंटेना होता है उसको हम मार्कोनी एंटेना बोलते हैं। और इसको ही हमने क्या किया है, जो ग्राउंड है, परफेक्ट ग्राउंड, इस पर माउंट कर दिया है। तो जब आप इस पर्टिकुलर ग्राउंड पर इसको एंटेना को माउंट कर देंगे, तो जो आपके पास में एंटेना है, इसकी लेंथ मात्र इतनी है, λ/4 सिर्फ। लेकिन चूंकि ग्राउंड आपका परफेक्ट कंडक्टर है, परफेक्ट ग्राउंड है, तो इस पर्टिकुलर लेंथ के बराबर ही इसकी इमेज बनेगी जो ग्राउंड के नीचे बनेगी। तो जब आप इसका पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न आपको कैसा मिलेगा, इस टोटल लेंथ के बराबर, मतलब λ/2 के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न मिलेगा, जबकि आप एक्चुअल लेंथ कितनी यूज कर रहे हैं, λ/4 सिर्फ यूज कर रहे हैं। इसमें जैसे हमने जो आपका फर्स्ट लेक्चर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, उसमें हमने देखा था कि जो आपके पास में ग्राउंड है वो एक कंडक्टर की तरह वर्क करता है, जिससे जो आपकी रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इस एंटेना के कारण अगर आप रेडिएशन पैटर्न देख रहे हैं, तो यहाँ हमें रेडिएशन पैटर्न दो रेज के कारण मिलेगा। मतलब एक तो होगी आपकी डायरेक्ट रेज, और दूसरी जो होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, जो ग्राउंड से मिल रही है। जब इन रिफ्लेक्टेड रे को आप एक्सटेंडेड करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब आप ये लगेगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इमेज से आ रही है। तो जो हमको पैटर्न मिलेगा वो एक्चुअली डायरेक्ट रे प्लस रिफ्लेक्टेड रे के समीशन के कारण जो हमें रेडिएशन पैटर्न मिल रहा है वो मिलेगा। यहाँ पर भी जो आप देखेगा कि जो आपका वोल्टेज और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो λ/4 का करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास में वोल्टेज मैक्सिमम, और जो इमेज है, इमेज पर ऐसा लगेगा कि वोल्टेज आपका मैक्सिमम है, फिर सेंटर में वोल्टेज मिनिमम होगा। करंट आपकी दोनों एंड पर, जो आपका एक्चुअल एंटेना है उसके एंड पर और जो आपका इमेज एंटेना है उसके एंड पर, दोनों के एंड पर जीरो करंट होगी। तो इसमें जब हम देखेंगे तो ये आपके पास में ट्रांसमीटर हम यहाँ पर सेंट्रली लोकेट करेंगे इसको, और जो करंट की डायरेक्शन है आप देखिएगा कि करंट की डायरेक्शन जैसी आपकी जो एंटेना में, एक्चुअल एंटेना में फ्लो हो रही है, सिमिलरली आपकी करंट फ्लो होगी इमेज एंटेना में भी। अब ये जो एंटेनाज होते हैं, जो हम ग्राउंडेड एंटेनाज होते हैं, इनकी लेंथ, मतलब आपने इनकी लेंथ ग्राउंड के ऊपर कितनी है उसके अकॉर्डिंग इनमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन और रेडिएशन पैटर्न किस तरीके से होगा ये देख लीजिए। जैसे आपने λ/8 जो आपका लेंथ है इसका रेडिएशन पैटर्न लिया, तो λ/8 में क्या होता है, करंट जो आपकी होती है वो एक पर्टिकुलर पोर्शन हमको मिलेगा λ/8 में। तो λ/8 में ये आपके पास में लेंथ है एंटेना ग्राउंड के ऊपर और λ/8 ही नीचे, तो टोटल हमको जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी λ/4। करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन ही हमें करंट का मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने इस करंट को हाफ किया ऐसे, यहाँ से, तो ये आपका λ/4 है। इसका जब आप रेडिएशन पैटर्न देखेंगे तो आपको ये लोब इस तरीके से मिलेगा λ/4 का। अब जो λ/4 अगर लेंथ है इसकी ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, तो λ/4 ग्राउंड के नीचे, मतलब टोटल लेंथ हो गई λ/2। तो λ/2 में हमें नॉर्मली जो पैटर्न मिलता है वो हमारा पैटर्न होता है फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 पैटर्न में ये जो हमारे लोब्स हैं ये अब थोड़े से ऐसे मतलब सप्रेस हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमको जो पैटर्न मिलेगा इसमें सप्रेसिंग लोब मिलेंगे। λ/2 यदि लेंथ की आपकी एंटेना की हाइट है तो λ/2 नीचे, मतलब टोटल आपकी लेंथ हो गई लैम्डा। तो यहाँ पर जो हमको पैटर्न मिलेगा वो हमको मिलेगा इस तरीके का। यहाँ पर जो हमारे लोब्स हैं, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट पर यहाँ पर हमारी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये एक्चुअली इस कारण हो जाती है कि जो आपके पास में करंट फ्लो हो रही है वो करंट, यहाँ पर जो आपके पास में जो करंट है, ये करंट के कारण क्या होगा कि कुछ आपका, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ ऊपर वाला रेंज है, तो ये पॉजिटिव करंट के कारण जो हमें रेडिएशन मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है। जो नेगेटिव करंट के कारण जो मिल रहा है, मतलब विनियम डायरेक्शन में जो करंट जा रही है उसके कारण जो हमें रेडिएशन मिलेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो इस कारण से यहाँ कैंसलेशन होता है रेडिएशन इंटेंसिटी का, इस कारण यहाँ पर हमको रेडिएशन नहीं मिल रहा है। तो ये आप देखिएगा कि जो लोब्स हैं ये आपके धीरे धीरे यहाँ तक काम होते जा रहे हैं, और एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही हमको यहाँ पर रेडिएशन पैटर्न मिलेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब इसके बाद में यदि आप देखेंगे तो ये जो आपके लोब्स हैं ये अपलिफ्ट हो जाएंगे, मतलब ग्राउंड से इनकी जो डायरेक्शन होगी वो, ये जो लोब्स हैं ये लिफ्ट अप हो जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर ग्राउंड प्लेन से। तो 5/8 लैम्डा तक तो हमको ग्राउंड के अलोंग रेडिएशन मिलेगा, लेकिन इसके बाद अगर आप लेंथ बढ़ाते हो एंटेना की अबव द ग्राउंड, तो हमको जो पैटर्न मिलेंगे वो एलिवेटेड मिलेंगे, ग्राउंड के अलोंग हमको रेडिएशन नहीं मिलेगा।
दूसरे तरीके के एंटेनास होते हैं अनग्राउंडेड एंटेनास। अनग्राउंडेड एंटेनास नॉर्मली हर्ज एंटेनास होते हैं और इन एंटेनास को यदि आप ग्राउंड के ऊपर अगर आप उनको माउंट किया हुआ है किसी पर्टिकुलर हाइट पर, तो जब आप इस पर्टिकुलर हाइट पर इस एंटेना को आपने माउंट किया है तो इसकी इमेज भी बनेगी इस पर्टिकुलर हाइट पर ही। जैसे आप देखिएगा कि ये एंटेना से यहाँ पर इतनी डिस्टेंस पर ये एंटेना माउंट किया है, तो जो इमेज बनेगी वो इस पर्टिकुलर जो ये हाइट है उसकी लेंथ के बराबर ही हाइट पर दूसरी इमेज बनेगी। तो यहाँ पर एंटेना आपका कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो डबल नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर जो हमको पैटर्न हम देखेंगे तो हमें पैटर्न इस तरीके से मिलेगा कि एक एंटेना ये है और एक दूसरा एंटेना ये है, तो ये दो एंटेना एरे बनाएंगे। तो हमें जो इफेक्ट मिलेगा वो एरे का इफेक्ट मिलेगा, न कि लेंथ का इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारे जब अनग्राउंडेड एंटेना हम यूज करेंगे तो इनका जो रेडिएशन पैटर्न मिलेगा वो हमें सिमिलर टू एरे मिलेगा, कि ये जो एंटेना है एक्चुअल एंटेना और एक जो इमेज एंटेना है इन दोनों ने एक एरे बना ली है। अब यदि आप इस एंटेना के कारण रेडिएशन पैटर्न देखेंगे तो हाफ वेव डाइपोल यदि आप लोकेट करते हो अलग अलग हाइट पर, जैसे ये ग्राउंडेड एंटेना है और इस एंटेना को आपने अलग अलग हाइट पर अगर यहाँ से माउंट किया है तो इसका रेडिएशन पैटर्न जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए आपने यदि λ/4 की हाइट पर जो आपका हाफ वेव डाइपोल है इसको अगर आपने माउंट किया है तो आपका जो पैटर्न है वो ये 8 का पैटर्न मिल रहा है। ये 8 का पैटर्न आप देखिएगा कि ये जो ऊपर वाला, जैसे आपने हाफ वेव लेंथ ली थी, तो हाफ वेव लेंथ अगर आपने ली थी तो इसका जो हाफ वेव लेंथ का जो पैटर्न था वो आपका ये था। जब आप इसको अनग्राउंडेड एंटेना यूज करेंगे तो जो नीचे वाला पोर्शन है आपका गायब हो गया, सिर्फ आपको ऊपर वाला पोर्शन मिल रहा है, मतलब इसकी जो इंटेंसिटी वो इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। यदि आप λ/2 लेते हैं तो λ/2 के केस में जो आपकी इंटेंसिटी है, यहाँ पर आपको इंटेंसिटी एक्चुअली बढ़ी हुई मिलेगी। बढ़ी हुई इसलिए मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक एंटेना तो ये यूज कर ही रहे हो, दूसरा आपको जो रेडिएशन मिल रहा है वो इस इमेज एंटेना के कारण मिल रहा है, जो कि रिफ्लेक्टेड रे के कारण फॉर्म हुई है और इसके कारण यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी वो हमारी बढ़ जाएगी। λ/2 हाइट पर यदि आपने एंटेना रखा है तो यहाँ पर जैसे आपको 4 लोब मिल रहे थे फुल वेव के केस में, यहाँ पर आपको सिर्फ ये 2 लोब मिलेंगे, आपको ऊपर वाले नीचे वाले लोब नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हमारा जो फिजिकली नहीं है एक्चुअली ये इमेज है, जो एक कहना चाहिए कि ग्राउंड के नीचे है, तो ग्राउंड के नीचे तो हमें कोई पैटर्न मिलेगा ही नहीं, तो हमें ये जो पैटर्न मिलेगा ये सिर्फ ऊपर मिलेगा। यदि आप h = लैम्डा लेते हैं, लैम्डा मतलब 2 लैम्डा वाली केस, तो यहाँ पर आपके पास में आप देखिएगा कि जो रेडिएशन पैटर्न है वो रेडिएशन पैटर्न की इंटेंसिटी यहाँ पर जो आपके माइनर लोब थे, माइनर लोब में जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ गई है और जो ये वाले जो लोब हैं इनमें इंटेंसिटी कम हो गई है। तो यहाँ पर जो अनग्राउंडेड एंटेना है ये एरे की तरह वर्क करेंगे, एक एंटेना एक्चुअल एंटेना और दूसरा एंटेना इमेज एंटेना। कंपैरेटिव यदि आप देखेंगे तो मोनोपोल एंटेना और हाफ वेव डाइपोल एंटेना में आप देखिएगा कि जो हाफ वेव डाइपोल एंटेना है ये काफी पॉपुलर एंटेना है और इसमें हमें 2 पोल मिलेंगे, ये ऊपर वाला पोल और नीचे वाला पोल। और इसमें क्या होता है, जो हम फीडिंग करते हैं वो इन दोनों पोल्स के बीच में करते हैं। ठीक है, जो आपका मोनोपोल एंटेना होता है वो एक सिंगल पोल एंटेना होगा। इसमें जो पोर्ट होता है वो ग्राउंड प्लेन में होता है, मतलब हम जो फीडिंग करते हैं तो वो फीडिंग के लिए हम ग्राउंड प्लेन के थ्रू फीडिंग कर रहे हैं, न कि सेंट्रल में। अब इसमें जो ई प्लेन पैटर्न्स होते हैं, ई प्लेन पैटर्न्स आपका जो हाफ वेव डाइपोल है उसका 8 का पैटर्न मिलेगा, जबकि यदि आप मोनोपोल लेंगे तो इसका आधा, मतलब हाफ हाफ जो 8 का पैटर्न है उसका भी आधा हमको यहाँ पर ई प्लेन पैटर्न के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आपके पास में हाफ वेव डाइपोल है, इस हाफ वेव डाइपोल में जो आपका इनपुट इम्पीडेंस है वो 73 ओम होगा, जबकि अगर आप ग्राउंड जो आपके पास में क्वार्टर वेव आपका एंटेना है, मोनोपोल एंटेना है, तो इसका इनपुट इम्पीडेंस इस वाले एंटेना के इम्पीडेंस का आधा होगा, मतलब 36 ओम करीब आपको इम्पीडेंस यहाँ पर आपको मिलेगा। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो हमारी कोएक्सियल लाइंस हैं वो हमारी 50 से 75 ओम के बीच में उनका इम्पीडेंस होता है, और उस इम्पीडेंस से मैच कराने के लिए हमको हाफ वेव डाइपोल एंटेना यूज करने पड़ते हैं। यदि हम मान लीजिए टीवी एप्लीकेशन, टीवी में हम अगर यूज कर रहे हैं तो टीवी में नॉर्मली हम जो ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं वो हम ट्विन लीड
ट्रांसमिशन लाइन यूज करेंगे। तो जो ट्विन लीड आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है नॉर्मली उसका इम्पिडेंस 75 ओम नहीं होता, इट इज फार हायर, मतलब कि करीब करीब 300 ओम के करीब आपका इसका इम्पिडेंस होगा। तो जब 300 ओम का हमें इम्पिडेंस यूज करना है तो हम नॉर्मली जो हाफ वेव डाइपोल एंटेना जिसका इम्पिडेंस सिर्फ 73 ओम है उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इम्पिडेंस मैचिंग नहीं होगी जिसके कारण लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो इम्पिडेंस मैचिंग करने के लिए ट्विन लीड जो आपकी है ट्विन लीड ट्रांसमिशन लाइन है उसके इम्पिडेंस को मैच करने के लिए हम डाइपोल एंटेना के जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पर फोल्डेड डाइपोल एंटेना यूज करेंगे। तो फोल्डेड डाइपोल एंटेना में एक्चुअली हम एक हाफ वेव डाइपोल यूज करते हैं। ये हाफ वेव डाइपोल एंटेना के पास में मतलब इसी से लगा हुआ एक और डाइपोल यूज करेंगे जो दोनों एंड पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे। मतलब ये ऊपर वाले एंड पर भी इसको कनेक्ट कर दिया, दूसरे वाले एंड पर भी हमने इसको कनेक्ट कर दिया, तो एक सर्कुलर लूप टाइप का यहाँ पर आपको बन गया है। तो ये जो आपका एंटेना होता है ये डाइपोल फोल्डेड डाइपोल एंटेना कहलाता है। इसमें जो एस होती है मतलब ये जो आपकी स्पेसिंग दिख रही है इन दोनों डाइपोल्स के बीच में इट इज वेरी वेरी लेस देन वेरी वेरी लेस, मतलब ये होगी आपकी अप्रोक्सीमेटली लेस देन 0.05 लेमडा। और जो लेंथ होती है इस डाइपोल की भी लेमडा बाई 2 होगी, इस वाले डाइपोल की भी लेमडा बाई 2 होगी। मतलब ये आपका एक जो एंड मतलब ये जो डाइपोल है ये जिससे हम जो सिग्नल है उसको फीड कर रहे हैं, और दूसरे जो डाइपोल है इसमें ये जो सिग्नल होता है ये कंडक्टिवली कपल हो रहा है। ये जो आपके पास में है इसको हमने फीड किया डायरेक्टली, और इसमें जो एंटेना में जो आपका सिग्नल है वो इंडक्टिवली कपल हो रहा है इस पर्टिकुलर एंटेना में। इसमें जो रेडिएशन पैटर्न बनेगा वो फिगर ऑफ 8 के बराबरी बनेगा, मतलब ओमनीडायरेक्शनल पैटर्न हमको मिलेगा सेम जैसे डाइपोल का पैटर्न था, सेम बिल्कुल वैसा का वैसा पैटर्न मिलेगा, सिर्फ इसके जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें चेंज आ जाता है। अब ये जो एंटेना होता है ये जब एंटेना में हमने ये कंस्ट्रक्शन में चेंज कर दिया तो इस पर्टिकुलर एंटेना के इस स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पर जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस हमको यहाँ पर मिल रहा है ये इनपुट इम्पीडेंस बढ़ जाता है, और ये इनपुट इम्पीडेंस एक्चुअली 4 टाइम्स हो जाता है यदि आप लेमडा बाई 2 यूज कर रहे हो तब। और ये जो आपके पास में जो दोनों आपके जो डाइपोल्स हैं इनका डायमीटर अगर बराबर है तो इक्वल रेडियस के अगर ये दोनों डाइपोल्स हैं तब हमारे पास में जो इनपुट इम्पीडेंस है वो लगभग 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स मतलब पहले हमारा इम्पीडेंस यदि 73 ओम था तो 73 इंटू 4 इज इक्वल टू 288 ओम करीब हो जाएगा, जो कि ट्विन लीड जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है उसके लगभग लगभग बराबर होगा, उससे मैचिंग इसकी आराम से हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो ये जो फोल्डेड डाइपोल हम एंटेना ले रहे हैं इसमें आप करंट देखिएगा तो जो आपके पास में सिंपल डाइपोल है, सिंपल डाइपोल में जब हम करंट फीड कर रहे हैं तो आपको करंट फीड इस तरह से दिख रही है कि आपके पास में ये डाइपोल है, इस डाइपोल के थ्रू हमारे पास में ये करंट की डायरेक्शन है, और करंट की डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका यहाँ पर है हाफ वेव डाइपोल सिंपल जो आपका डाइपोल होता है उसमें यहाँ पर मिनिमम होगी करंट और सेंटर पे मैक्सिमम होगी। सिमिलरली यदि हम फोल्डेड डाइपोल यूज कर रहे हैं तो फोल्डेड डाइपोल में जो हमने करंट ली है वो इन दोनों डाइपोल में तो सेम है, लेकिन जो आपके पास में दूसरा डाइपोल जो आपने इससे अटैच किया हुआ है मतलब जो आपने कनेक्ट किया हुआ है इस डाइपोल में भी जो आपकी करंट होगी वो सिमिलर होगी, उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमारी ये हाफ वेव डाइपोल की करंट है। तो हमें जो करंट मिल रही है सॉरी ये जो करंट मिल रही है ये एक ही डायरेक्शन में मिलेगी दोनों डाइपोल्स के थ्रू। क्योंकि ये जो करंट हमें जो मिल रही है ये हमारी दोनों एक ही डायरेक्शन में मिल रही है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि जहां पर जो करंट जा रही है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। मतलब एक जो आपकी जो आपका डाइपोल था पहले से वो, और जो आपका कपल डाइपोल है उसमें, तो कपल डाइपोल में और इसमें आपकी जो करंट है वो आधी आधी डिवाइड हो गई। इसलिए यहाँ पर जो हमको इनपुट में रेजिस्टेंस मिलेगा वो रेजिस्टेंस कितना होगा, जबकि क्योंकि हमने V क्या किया है V सेम रखा है और करंट जो हमारी हो गई वो आधी आधी हो गई दोनों में, तो जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा एक्चुअली वो इस कारण से 4 टाइम्स हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आपने मान लीजिए ये दोनों एलिमेंट इक्वल रेडियस की अपन अगर आपने यूज किए हुए हैं तो यहाँ पर इसको आप एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह यहाँ पर आप इसको देख सकते हो फोल्डेड डाइपोल को, जिसमें यहाँ पर जो इम्पीडेंस लगा हुआ है वो 2ZT है
और यहाँ जो आपका लोड इम्पिडेंस है वो आपका ZD है, मतलब डाइपोल का इम्पिडेंस है यहाँ पर। तो ZT इज इक्वल टू, नॉर्मली जो ZT है वो ट्रांसमिशन लाइन के इम्पिडेंस के बराबर होगा, क्योंकि आप यहाँ देखिएगा इट इज जस्ट लाइक अ ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पर जो ZT है दिस इज इक्वल टू J0 10 बीटा L/2 और IT इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय ZT, जो IA है 0.5 वोल्ट अपॉन ZD। तो जो आपका Zin है दिस इज इक्वल टू V अपॉन IT प्लस 0.5 IA, दिस इज इक्वल टू 4ZT ZD अपॉन ZT प्लस 2ZT। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको देख सकते हो। हाफ वेव डाइपोल एंटेना में कुछ प्रॉपर्टीज होगी, जैसे कि इसमें इम्पीडेंस प्रॉपर्टी होती है, इससे इम्पीडेंस बढ़ जाता है, मतलब ये स्टेप अप, मतलब जो आपका इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मर उसकी तरह ये वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन इजी होता है, स्ट्रक्चर इसका जो रिजल्ट होता है, और इसमें जो बैंडविड्थ हमको मिलती है वो काफी ज्यादा मिलती है, मतलब जो λ/2 डाइपोल पर हमको जो बैंडविड्थ मिल रही थी उसके मुकाबले जो आपका हाफ वेव फोल्डेड डाइपोल है इसकी जो बैंडविड्थ होगी वो बहुत ज्यादा होगी। इसमें नॉर्मली जो आपका एंटेना है, इस एंटेना में आपने यदि मान लीजिए आपने एक ही वायर कनेक्ट किया हुआ है, जैसे ये आपका हाफ वेव डाइपोल था, एक और डाइपोल आपने अगर कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर आपकी फोल्डेड डाइपोल में दो एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपकी करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, I/2 और I/2। आप चाहें तो यहाँ पर और ज्यादा एलिमेंट यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे आपने अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट यूज कर लिए कि आपका एक ये फीड जो आपका फीड डाइपोल है जिसके थ्रू आप फीडिंग दे रहे हैं, दूसरा आपके ये कपल्ड वाले डाइपोल है, तो अगर आप इनको यूज करते हैं तो यहाँ पर जो आपकी करंट होगी वो इनके तीनों में डिवाइड होगी, मतलब I/3 और I/3 होगी। तब इसमें जो हमको करंट, मतलब जो हमको इम्पीडेंस में चेंज मिलेगा, यहाँ पर हमका इनपुट इम्पीडेंस हमारा हो जाता है 4 टाइम्स, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इम्पीडेंस हो जाता है 3 स्क्वायर, मतलब 9 टाइम्स इम्पीडेंस यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस बढ़ जाता है। ये इसका डायरेक्शनल पैटर्न है, सॉरी रेडिएशन पैटर्न है, जो फिगर ऑफ 8 है। साइड व्यू में, टॉप व्यू में आपको ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न मिलेगा। और इस एंटेना का जो फीड इम्पीडेंस होगा, यदि आप 2 वायर यूज कर रहे हो तो 300 ओम, मतलब 4 इंटू 73 ओम, और यदि आप 3 यूज कर रहे हो तो ये हो जाएगा 9 इंटू 73 ओम। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑपरेशन इसकी काफी ज्यादा होती है, वाइड बैंडविड्थ होता है ये, तो 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक आप इसको यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली टेलीविजन रिसीवर्स में हम इसको यूज करेंगे। रेडिएशन पैटर्न हमारा ओमनी डायरेक्शनल होगा एच प्लेन में, और जो आपका मतलब ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न होगा एच प्लेन में और फिगर ऑफ 8 यदि आप फ्रंट व्यू देखते हैं तो ये सिमिलर होगा हाफ वेव डाइपोल के। अब यदि आप इसमें देख रहे हैं कि अगर हमने मान लीजिए कंडक्टर, जैसे हमने लास्ट मतलब जो नेक्स्ट लास्ट स्लाइड थी उसमें डिस्कस किया कि अगर हम कंडक्टर यूज करते हैं तो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ 2 ही कंडक्टर यूज करें, हम यहाँ पर मल्टी कंडक्टर यूज करते हैं। और मल्टी कंडक्टर यूज करने पर क्या होगा, इम्पीडेंस में भी चेंज ज्यादा आएगा और जो हमारी बैंडविड्थ है वो भी उतनी ही ज्यादा उसी अमाउंट में बढ़ जाएगी। दूसरा जो केस होता है वो उसमें ये होता है कि मान लीजिए आपने जो एलिमेंट लिए हैं इनमें अलग अलग डायमीटर के आपके एलिमेंट है, मतलब एक डाइपोल का जो डायमीटर है आपका जिससे थ्रू आप फीड कर रहे हो उसका डायमीटर मान लीजिए D1 है, और जो दूसरा आपका डाइपोल जो आपने कंडक्टिवली कपल करने के लिए लगाया हुआ है वो आपका D2 है। तो यहाँ पर आपको जो इम्पीडेंस स्टेप मतलब जो आपको इम्पीडेंस रेशो मिलेगा अब वो 4 नहीं मिलेगा, उसका जो रेशो होगा वो होगा 1 प्लस log2s अपॉन D1 log2s अपॉन D2 का स्क्वायर, जहां पर जो s है आपकी ये s स्पेसिंग है इन दोनों डाइपोल्स के बीच में, और जो D1 है ये फर्स्ट डाइपोल का आपका डायमीटर है और जो D2 है वो सेकंड डाइपोल का आपका डायमीटर है। तो ये फेडार्म का डाइपोल है और ये नॉन फेडार्म का डाइपोल है। तो इस तरह से अगर आप इसमें अनइक्वल कंडक्टर अगर यूज करते हो डाइपोल फोल्डेड डाइपोल बनाने के लिए, तो हमारा जरूरी नहीं कि हम 4:1 रेशो पे काम करें, हम अलग अलग तरीके के रेशो भी इसमें से ले सकते हैं कि इम्पीडेंस रेशो हमारा अलग हो सकता है। करंट एनालिसिस में नॉर्मली जब हम फोल्डेड डाइपोल लेते हैं तो हमारे पास में इसको जब हम एनालाइज करते हैं तो हमारे पास में नॉर्मली 2 मोड आते हैं। ये आपका फोल्डेड डाइपोल है, इसके 2 मोड होंगे, पहला होगा आपका ट्रांसमिशन लाइन मोड और दूसरा होगा एंटेना मोड। ट्रांसमिशन लाइन मोड में आप देखिएगा कि जो आपका वोल्टेज है इन दोनों डाइपोल्स के बीच में डिवाइड हो गया है V/2 और ये आपकी जो करंट है वो एक लूप की तरह फ्लो कर रही है इस पर्टिकुलर डाइपोल में। जब हम एंटेना मोड लेते हैं तो एंटेना मोड में क्या होगा कि जो हमारे पास में वोल्टेज है इनकी पोलरिटी सेम रहेगी V+2 V/2
प्लस माइनस सिमिलर, और जो करंट होगी हमारी वो सेम करंट फ्लो नहीं होगी, बल्कि जो करंट होगी ये डिवाइड होगी IA/2 और IA/2 दोनों डाइपोल्स के बीच में। तो जो टोटल करंट होती है फोल्डेड डाइपोल में, जब आप इसको एनालाइज करते हो तो हमें जो करंट मिलेगी वो दो मिलेगी, मतलब ये वाली जो ट्रांसमिशन लाइन इफेक्ट के कारण आ रही है, और ये जो दूसरी वाली जो हमें एंटेना मोड के कारण आ रही है। तो जो फोल्डेड डाइपोल का इनपुट इंपीडेंस अगर आप देखोगे तो V अपॉन ये टोटल करंट, मतलब IT प्लस IA/2, इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं। हाफ वे फोल्डेड डाइपोल एंटेना जो होता है उसके काफी एडवांटेजेस हैं। जैसे ये जो आपका एंटेना है ये मतलब किसी सिग्नल को रिसीव करता है फ्रॉम अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, और उसकी जो क्वालिटी होती है उसमें अंतर नहीं आता है। इसमें जो रिसेप्शन होगा वो बैलेंस सिग्नल का रिसेप्शन होगा, और इसमें जो डाइपोल होता है फोल्डेड डाइपोल जब आप यूज करते हो तो सिग्नल स्ट्रेंथ आपकी मैक्सिमाइज हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है या जो एडजस्टमेंट आपको करना है, मतलब जो आपके डाइपोल आप यूज कर रहे हो उनके डायमीटर, उनके बीच की स्पेसिंग, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और अगर आप इसको आउटडोर, अगर आप एंटेना की साइज बढ़ाने के लिए आप इसको यूज कर रहे हो तो इट विल बी समवट डिफिकल्ट। इनको इसकी एप्लीकेशन नॉर्मली तो इसको एज अ फीडर एलिमेंट हम यूज करते हैं यागी एंटेना में। इसके अलावा इसको हम पैराबोलिक एंटेना में भी यूज कर सकते हैं, टर्न स्टाइल एंटेना में, लॉक पीरियडिक एंटेना में, फेज्ड एंड रिफ्लेक्टेड अर्रे में इसको हम यूज करते हैं। नॉर्मली इनको हम रेडियो रिसीवर्स या टीवी रिसीवर्स में यूज करते हैं इन पर्टिकुलर एंटेनास को। अब ये जो एंटेनास हैं, जैसे हमने अभी देखे एंटेनास को, जब भी हम एंटेनास को यूज करते हैं या उनको हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ चीजें हम ध्यान में रखते हैं। पहला तो कि जो एंटेना हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास में स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा, उसमें जो आपके पास में वो एंटेना, उसकी प्रॉक्सिमिटी क्या है नेबर्स के लिए। तीसरा, वो किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है। और चौथा, उसमें से उस पे आउटपुट पावर हमको कितनी मिल रही है, और उसमें लास्ट है कि मनी उसमें आपकी कितनी लग रही है। तो ये जो आपके हैं इन कुछ फैक्टर्स को हम ध्यान रखते हैं जब भी हम एंटेनास को चूज करते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो एंटेना की नॉर्मली एप्लीकेशन तो काफी सारी होती है, लेकिन ब्रॉडली आप इसको देख सकते हो। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में इसको यूज करते हैं हम, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन में, टू वे रेडियो में, कम्युनिकेशन रिसीवर्स में, रडार में, सेल फोन्स में, या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए नॉर्मली हम एंटेनास को यूज करते हैं। अब आते हैं हमारे पास में ओमनी डायरेक्शनल एंटेना। ये आपके एंटेनास ओमनी डायरेक्शनल एंटेना, जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था कि जो आपके ओमनी डायरेक्शनल एंटेनास होते हैं ये एक्चुअली वीकली डायरेक्शनल एंटेना होते हैं, और इनकी खास बात क्या होती है कि ये मतलब सारी डायरेक्शन से सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। अब इनमें क्या होता है, इन एंटेनास को माउंट करने का फायदा क्या होता है कि जब हमें दूसरे स्टेशन की, जिससे हमें सिग्नल ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है, उसकी पोजीशन हमको नहीं मालूम है कि वो कहाँ पर है, तब हम इन एंटेनास को एम्प्लॉय करते हैं। ये एंटेनास एक्चुअली छोटे होते हैं, इनकी लेंथ कम होती है। तो जब हमें मतलब एप्लीकेशन ऐसी चाहिए हो कि जिसमें साइज कम चाहिए हमको, या हमें कॉस्ट का मतलब कॉस्ट कम रखनी हो, तब हम इनको ओमनी डायरेक्शनल एंटेनास यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज ओमनी डायरेक्शनल एंटेना, फिजिकल इस तरह से दिखता है ये। इसको आप यहाँ पर माउंट कर सकते हो, इधर ये माउंट हमने किया हुआ है। यहाँ पर हमने ट्रांसीवर के लिए इसको यूज किया हुआ है। जो आपका सीलिंग माउंट है, इनमें भी हमने ओमनी डायरेक्शनल एंटेना यूज किया हुआ है। इसका जो पैटर्न होगा वो एलिवेशन पैटर्न आपका इस तरीके से होगा, मतलब ये डायरेक्शनल पैटर्न है और ये ओमनी डायरेक्शनल है। अगर आपको 3D पैटर्न इसका आप देखना है तो आपको 3D पैटर्न इसका इस तरह से मिलेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल में तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो आपका एंटेना है वो ओमनी डायरेक्शनल होगा, लेकिन अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो ये आपका जो एंटेना होगा ये डायरेक्शनल होगा। अब ये एंटेनास के कुछ और एप्लीकेशंस हैं, ये जैसे जो आपका एफएम रेडियो है, इसमें हम क्वार्टर वेव यूज करते हैं। ये आपके पास में रबर डकी एंटेना है जिसका हमने कवर रिमूव कर दिया है। ये भी हमारा वॉकी टॉकी में यूज होता है। ये कुछ प्रिंटेड एंटेनास हैं जो हमने यूज किए हुए हैं, मतलब इनको हमने एंटेनास ही है लेकिन इन्हें हमने प्रिंट करके यूज किया हुआ है। ये आपका सिंपल हाफ वेव डाइपोल एंटेना है। जो विप एंटेना होते हैं नॉर्मली, ये विप एंटेना है, और इन विप एंटेनास में हम क्या करते हैं, नॉर्मली ग्राउंड को यूज करते हैं। मतलब इनको हम किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पर माउंट करते हैं ताकि जो हमारा एंटेना है उसका गेन बढ़ जाए।
तो बेस स्टेशन जो आपके एंटेनाज होते हैं, जिनको हम लैंड मोबाइल रेडियो सिस्टम के लिए यूज करते हैं, वो हमारे सारे वेब एंटेना है, जैसे कि पुलिस है, एम्बुलेंस है या टैक्सी डिस्पैचर्स हैं, इसमें हम उनको यूज करते हैं। तो आपको ये कुछ एंटेनाज हैं, जैसे आपके पास में ये मिनी फ्लैक्स एंटेना है, स्क्रीन सरफेस माउंटिंग एंटेना है, क्लिप ऑन एंटेना है, क्वार्टर वेव वेब है, क्वार्टर वेव 2-in-1 है या क्वार्टर वेव हेलिकल है। इसके अलावा ये आपके पास में जो आपके ट्रेन में एंटेनाज होते हैं, शॉर्ट एंड व्हीकल एंटेना, ये ट्रेन एंटेनाज हैं। माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना, मतलब हमने ये पैच फॉर्म किया हुआ है सबस्ट्रेट के ऊपर, तो ये आपका माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना है। इसको यदि आप फिजिकली देखोगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा, दिस इज द मेटेलिक पैच। और अगर आप इसको देखेंगे कि ये इस तरीके से आप कवर्ड है, मतलब ये फिजिकली आपका इस तरीके का दिखता है, ये माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना। अब ये कुछ और एंटेना है, जैसे ये आपका एक प्लेट एंटेना है। एक्चुअली ये प्लेट एंटेना है और ये एक स्लॉट एंटेना है। स्लॉट एंटेना मतलब आपने किसी पर्टिकुलर जो आपका मेटेलिक सरफेस है उस पे आपने ये स्लॉट बना दिया है, तो ये जो स्लॉट होगा ये आपका रेडिएट करना शुरू कर देगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस स्लॉट के थ्रू रेडिएशन शुरू हो जाएगा। तो ये डाइपोल एंटेना की तरह ही वर्क करता है, इसलिए इसको हम स्लॉट एंटेना कहते हैं। ये सिंगल स्लॉट भी हो सकता है और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो मल्टीपल स्लॉट भी हो सकते हैं। सिमिलरली ये एक कैप एंटेना है, ये पॉलीरॉड एंटेना है, जिनको हम माइक्रोवेव एंड फायर एंटेनास हैं। और इनमें हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक रॉड यूज करते हैं, जिनको अलग अलग शेप की डाइलेक्ट्रिक रॉड यूज की हुई है। और इन एंटेना को नॉर्मली हम ब्रॉड साइड एरेज में यूज करते हैं, ताकि हम जो क्रॉस टॉक है उसको हम मतलब कम कर सके। ये कुछ रेफरेंस बुक्स हैं और वेबसाइट्स हैं, जिसको आप रेफर कर सकते हो फर्दर रीडिंग के लिए। थैंक यू।